नमस्कार, मैं अनुप्रिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम आयाम में। आज का हमारा विषय है खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए सरकारी योजना। आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री ब्रजेंद्र कुमार राय, जो कि भारतीय कोल ग्रुप के सदस्य हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सर, हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपसे श्रमिक चाहते हैं। जी सर, प्रारंभ में माइंस की स्थिति देश में क्या थी? भारतवर्ष में कोयले की आवश्यकता महसूस तब की गई जबकि ऊर्जा का अभाव था, और उस परिस्थिति में भारतवर्ष ने एक निर्णय लिया कि हमको कोयला का उत्पादन करना है। 1774 से हम चले हैं, लेकिन आज़ादी के बाद अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोयला के बिना हम चल नहीं पाएंगे। और यही कारण था कि जब आज़ादी थी तो उस समय सिर्फ हम 30 मिलियन टन उत्पादन करते थे, और आज हम 625 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं। ये देश में संभव इसीलिए हो पाया है कि सरकार ने इसमें कई प्रकार की प्लानिंग की, सरकार ने कई प्रकार की सुविधा दी, सरकार ने कई योजनाएं इसमें लागू की, और वो योजना के कारण ही आज देश में कोयला उद्योग इतना आगे बढ़ा है। इसका असर भी हुआ है। इसका असर ये हुआ कि जो मजदूर कोयला उद्योग में काम करते थे, जिनको वस्त्र के लिए पैसा नहीं था, वस्त्र नहीं पहन पाते थे, जिनका परिवार किसी तरह आधा नंगा घूमते रहता था, आज वो बहुत अच्छी परिस्थिति में चल रहे हैं। उनके बच्चे आज इंजीनियर बन रहे हैं, उनके बच्चे आज IAS अफसर बन रहे हैं। और हमें गर्व है ये कहते हुए कि कोल इंडिया के 1-2 कर्मचारी के लड़के आज क्रिकेट बोर्ड में जो हिंदुस्तान का क्रिकेट रिप्रेजेंटेशन करता है, उसमें भी हमारे लड़के वहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कोयला उद्योग की स्थिति जो थी, आज वो स्थिति बहुत बदल चुकी है। सर, देश में कोल इंडिया के मजदूरों की अभी स्थिति क्या है और पहले क्या थी? कोल इंडिया में वर्तमान में मजदूरों की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। कोल इंडिया में जो मजदूर दिन भर काम करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन बीमार रहता था, टीबी से ग्रसित रहता था, आज वह मजदूर बीमारी से दूर है। हमें साधन मिला है। 1971 में पहली बार राष्ट्रीयकरण के विषय में लोगों ने सोचा और राष्ट्रीयकरण हुआ। और यही कारण है कि पहले कोकिंग कोल का, फिर नॉन कोकिंग कोल का, दोनों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड बनाया भारत सरकार ने, उसके बाद CM NCDC के माध्यम से कोयला उद्योग को चलाने का प्रयास हुआ, और अंत में 75 में कोल इंडिया का एक गठन हुआ, जो एक कंपनी थी जो सारे को बांध कर रखने के लिए जितने भी छोटे छोटे उद्योग मालिक थे उन सब को अलग करके कोल इंडिया एक कंपनी बनी, और कोल इंडिया में ही आज सारे मजदूर कार्यरत हैं। एक वो समय था जब कोल इंडिया में कोई नौकरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि खदान के अंदर जाना ऑक्सीजन की कमी के कारण कई प्रकार की दिक्कतें होती थी, और उसके कारण लोग नौकरी में जाना नहीं चाहते थे। आज वो सारे लोग अच्छे से अच्छा डिग्री होल्डर वो भी चाहता है कि कोल इंडिया में हमें नौकरी मिले, क्योंकि अंडरग्राउंड में जाने के बाद भी या ओपन कास्ट में जाने के बाद उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। एक समय था कि सिर्फ अंडरग्राउंड माइनिंग चलती थी। आज सरकार के कारण, सरकार के द्वारा बनाए गए स्कीम के कारण एक टेक्नोलॉजी बढ़ा, नया नया कानून आया, और उसके कारण आज कोल इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। वहाँ के मज़दूरों को पढ़ने की सुविधा मिलने लगी, वहाँ के मज़दूरों को आवास की सुविधा मिली, वहाँ के मज़दूरों को भारत सरकार के माध्यम से वेतन समझौता के लिए वेज बोर्ड का गठन किया गया, और वेज बोर्ड के माध्यम से आज पहला से लेकर के आज 10वां वेज बोर्ड लागू हो गया है। 11वां वेज बोर्ड की अभी चर्चा चल रही है। ये चर्चा आने वाले समय में मज़दूरों को और आकर्षित करता है। एक समय था जब इंजीनियर उसमें नहीं जाते थे, आज इंजीनियर भी लाइन में लगा के बैठे हैं कि हमको वहाँ अपॉइंटमेंट मिले। आपको एक बात जानकारी देते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि आज महिलाएं जो अंडरग्राउंड में नहीं जाती थी, जिनको अलाउ नहीं किया जाता था, आज कई इंजीनियर, कई अधिकारी कोल इंडिया में काम कर रही हैं महिला, और वो ऑल शिफ्ट में काम कर रही हैं। ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि महिला को कोल इंडिया ने
भारत सरकार के सहयोग से सुरक्षित भी वहाँ किया है। और यही कारण है कि आज कोल इंडिया में मजदूरों की स्थिति को हम कह सकते हैं संतोषजनक स्थिति में मजदूर है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोयला उद्योग से देश को क्या फ़ायदा मिला है? कोल इंडिया से देश को क्या मिला, ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है। लेकिन आप एक बात मानिए, कोल इंडिया की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उच्च सदन जो है, उच्च सदन ने चर्चा करके इसको बनाने का निर्णय लिया। और उस निर्णय के कारण ही आज हम कोल इंडिया के रूप में इसको हम देख रहे हैं। कोल इंडिया से क्या फ़ायदा मिला ये समझिए। जितने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे जो अपना कहीं भी खोद कर निकाल लेते थे, उसको बंद कर दिया गया। सारे माइन को बड़े माइन के रूप में बनाया गया। कोल इंडिया यदि नहीं होती तो हर जगह एक गड्ढा होता, गड्ढा से 10 टन कोयला निकलता, 20 टन कोयला निकलता और हर जगह सुअर के खोह के जैसा आज हिंदुस्तान देखने में आता। लेकिन एक प्लानिंग हुई, प्लानिंग के कारण किस तरह से कोयला निकालेंगे, कोयला बचे नहीं, माने एनर्जी जो हमारे पास ईश्वर ने दिया है उसको किस तरह से हम मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकें, इसके लिए कोल इंडिया सबसे ज़्यादा देश के लिए यही काम किया। एनर्जी को सेव किया, एनर्जी को निकालने में मदद किया, टेक्नोलॉजी लाया, जैसे भी हुआ सारा कुछ किया है। और आज मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, एक समय था कोल इंडिया टोटल का टोटल इंपोर्ट कोल के आधार पर अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता था। और आज हमारी स्थिति ये है कि सिर्फ 117 से 200 मिलियन टन एनर्जी बाहर से हम लाते हैं, बाकी सारा का सारा हम करते हैं। जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय 30 मिलियन टन करते थे और आज हमारा उत्पादन 650 मिलियन टन से ज़्यादा है। और हमारा टारगेट है अगले 3 साल के अंदर 1 बिलियन टन उत्पादन हम करेंगे। और हम कोल इंडिया के कर्मचारी और अधिकारी पर ये विश्वास रखते हैं कि वो इसको ज़रूर पूरा करेंगे और आने वाले समय में भारत के आगे बढ़ाने में पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। आज ये कहते हुए हमें हर्ष होता है कोई कर्मचारी होने के नाते, एक श्रम संगठन कार्यकर्ता होने के नाते, कि कोल इंडिया के कारण ही आज देश के 70% घरों में प्रकाश है, यानी बिजली बन रही है। आज कोयला के जगह कोयला से बिजली नहीं बनता तो शायद हमारा ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा होता, रेल नहीं चल रहा होता। देश को चलाने का काम, देश के अंधेरे को दूर करने का काम कोल इंडिया ने किया है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि कोल इंडिया ने कुछ नहीं किया। कोल इंडिया के कारण देश बहुत आगे बढ़ा। कोल इंडिया ऐसे जगह में अपना खोलती है प्रोजेक्ट, कोल इंडिया जंगल में प्रोजेक्ट खोलती है, क्योंकि कोयला तो जंगल में ही मिलता है। और जंगल में जब प्रोजेक्ट खोलते हैं तो वो जंगल अपने आप में इतना बढ़िया हो जाता है कि शहर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई ऐसा चीज़ वहाँ नहीं है, आवासीय कॉलोनी बन जाता है, एक से एक मॉल बनने लगते हैं, व्यापारी वहाँ अपना पैसा लगाने लगते हैं और वो जगह एकदम बदल जाता है। इसलिए समाज के परिवेश को बदलने का काम, देश को एनर्जी देने का काम, और सबसे बड़ा मामला जो है कि आयात रुकने के कारण, जो कोयला का आयात होता था वो जो रुका, इसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा सेव हुआ, जो देश के लिए आर्थिक मजबूती देने का काम हमने किया। यानी कोल इंडिया का हम कह सकते हैं, कोल इंडिया ने देश के लिए वो सब किया जो एक देश किसी अपने उद्योग से जानना चाहता है, लेना चाहता है, बनाना चाहता है। सर, आपने बहुत अच्छा लोगों को समझाया है। इससे लोगों के मन में जो भी परेशानी होगी इस बात को लेकर कि क्या क्या होना है, वो सब लोग का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से। अब सर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए, जो है वर्तमान में सरकारी योजना क्या है? जिस तरह कोल इंडिया ने आज देश के लिए किया है, तो ये अकेला कोल इंडिया के करने से नहीं हुआ है। हमारी सरकारें जो भी रही हैं, जिस कालखंड में जो रहा है, उसने कोल इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। कोल इंडिया के लिए स्कीम बनाया है। कोल इंडिया के मज़दूरों को वेतन के अलावे ग्रेच्युटी आया। और आपको एक बात मैं सबसे बड़ा बता रहा हूँ जो सबको जानने की आवश्यकता है, कि कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को सबसे पहले निर्धारित प्रोविडेंट फंड का कानून बनाने में, सबसे पहले लागू करने में काम किया। और इसीलिए एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड 51 में आई है, लेकिन कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 48 में आया। पेंशन स्कीम भी कोल इंडिया ने पहले लागू किया। उसी को लेकर के ईपीएफ में भी एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड के लोग जो हैं उसको लेकर आगे बढ़े।
कोल इंडिया ने अपने लोगों के लिए आवासीय ही नहीं दिया, जिसका ज़मीन जिस किसान का लिया उसको पैसा दिया और हर 2 एकड़ पर, पहले इससे भी कम पर, एक एम्प्लॉयमेंट दिया। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी कोल इंडिया के माध्यम से भारत सरकार ने करने का काम किया और किया। ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। भारत सरकार ने आज देखिए जहाँ भी कोल इंडिया की कॉलोनी है, उस कोल इंडिया की जहाँ भी अपनी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाना, वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए हॉल बनाना, इंडोर हॉल बनाना, आउटडोर हॉल बनाना, स्टेडियम बनाना, अस्पताल बनाना, जिसमें कि लोकल लोगों का इलाज होता है। यही नहीं, आज भारत सरकार ने एक कानून बनाया है और भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून बनाया है CSR का, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। आज कोल इंडिया से भारत सरकार 5 रुपया प्रति टन उसका CRS के रूप में पैसा लेती है और उस पैसे का उपयोग जो है सिर्फ होता है वहाँ जहाँ की भारत सरकार की आवश्यकता है, जिससे हमारे उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। यानी एक दूसरे से मिलकर हम चलते हैं और जब एक दूसरे से मिलकर चलते हैं तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ने में कोई उसको रोक नहीं सकता। यही कारण है, आज देखिए कितने चिकित्सालय हैं जो कोल इंडिया ने बनाया। कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आपके बगल में धनबाद में कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कई ऐसे अस्पताल हैं जो अस्पताल आज सरकारी अस्पताल के रूप में काम कर रहा है और वो पहले कोल इंडिया ने बनाया था। कोल इंडिया जहाँ भी जाता है इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा हमारे समाज को मिलता है और समाज निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ने का भी काम करता है। ग्रेच्युटी भी मिलता है। कोल इंडिया पहला एक उद्योग था जिसने अपने कर्मचारियों के लिए, पहले था कि 5 साल कम से कम यदि नौकरी होगा तभी ग्रेच्युटी देंगे, कैजुअल में होगा तो ग्रेच्युटी नहीं देंगे। लेकिन उस सारे चीज़ों को अलग करते हुए कैजुअल के रूप में जो काम करते थे, चूँकि मैक्सिमम पहले कैजुअल ही होते थे, उनको भी ग्रेच्युटी देने का काम कोल इंडिया ने किया और भारत सरकार ने उसमें कानून बनाकर सहयोग किया। एक दूसरे के साथ चलकर आगे लगातार हम बढ़ रहे हैं और यही कारण है कोल इंडिया भी बढ़ रहा है। कोल इंडिया देश के लिए उत्पादन भी बढ़ा रहा है और देश आगे बढ़ने में सक्षम हो रहा है। सर, हम आपसे अब जानना चाहेंगे वर्तमान में टेक्नोलॉजी से श्रमिकों को क्या मदद मिलती है? एक समय था जब कोल इंडिया में काम करने वाले कर्मचारी गैंती फावड़ा लेके खदान के अंदर जाते थे, गैंती से कोयला काटते थे, पीठ पर लोड करके या खच्चर के माध्यम से कोयला ऊपर आता था। आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति यदि तुलना करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में, कोल इंडिया के मज़दूरों की ज़िंदगी में क्या मिला। आज हम खदान जाते हैं तो जाने के लिए भी मशीनरी होती है। हम एक चेयर पर बैठते हैं और वो चेयर कार हमें खदान के मोहरे तक ले जाता है, जहाँ उतर के हम काम करना शुरू करते हैं। एक ऐसी भी माइन बन गई आज टेक्नोलॉजी के कारण कि कार में लोग बैठते हैं ऊपर में, उसको माइन कार बोलते हैं। माइन कार में बैठ के सीधा फेस तक यानी 300 फीट नीचे तक वो गाड़ी जाती है और वहाँ जा कर के मज़दूरों को उतारता है, अधिकारी को उतारता है, सारी मशीनरी को उतारता है और काम चालू होता है। खदान जाने आने में जो एनर्जी लॉस होता था, टेक्नोलॉजी के कारण उस एनर्जी का हम उपयोग उत्पादन के लिए करते हैं। यही नहीं, आप देखिए पहले ओपन कास्ट माइन नहीं था, टेक्नोलॉजी के कारण ओपन कास्ट माइन आया, यानी खुली खदान। हम ओपन में खोदते हैं, ऊपर से मिट्टी हटाते हैं और मिट्टी हटाने के बाद हम कोयला निकालते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें 180 मीटर का सीम भी है, यानी ऊपर से 10 मीटर मिट्टी हटा दीजिए और लगातार 180 मीटर तक सिर्फ कोयला ही कोयला है। उसको अंडरग्राउंड से निकालना ज़्यादा कॉस्टली होता, इसलिए ओपन कास्ट से निकालने का प्रयास किया गया और टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम ओपन कास्ट से नहीं निकाल पाते। पहले लोग मिट्टी कोयला खोद कर निकालते थे, आज मशीन से निकालते हैं। आज कोल कटिंग मशीन आ गई, कोल कटिंग मशीन अंडरग्राउंड में जाती है, कोयला काटता है और कोयला काटने के बाद लोड भी मशीन करता है।
अभी सिर्फ ऑपरेटर जाते हैं जो कटिंग करके जमा करता है, फिर कन्वेयर बेल्ट से वो आकर के अपने लोड होता है, लोड होने के बाद ऑटोमेटिक वो सरफेस में चला आता है। यानी टेक्नोलॉजी ने हमको किया कम मैन पावर में ज़्यादा उत्पादन करने का काम, कम मेहनत से ज़्यादा उत्पादन करने का काम। और ये टेक्नोलॉजी यदि नहीं होता तो शायद जो आज हम जो 6 लाख मजदूर में हम 30 मिलियन टन उत्पादन करते थे, आज 2 लाख मजदूर में हम 6.5 मिलियन टन उत्पादन नहीं कर रहे होते। ये उत्पादन सिर्फ इसलिए हम कर पा रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा मिला है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अभी तो आने वाले समय में एक और चल रहा है कि हम कोयला नहीं निकालेंगे, कोयला को सीधा सीधा गैस के रूप में परिवर्तित करेंगे अंडरग्राउंड में टेक्नोलॉजी के कारण। और टेक्नोलॉजी से गैस बनाकर जैसे एलपीजी हम सप्लाई करते हैं, उसी तरह हम कोल गैस सप्लाई करेंगे, घरों को भी शहरों को भी। और इसीलिए कोल इंडिया ने धनकुनी कोल कॉम्प्लेक्स कलकत्ता के बगल में एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और वहाँ जो कर्मचारी हैं और वहाँ जो अधिकारी हैं उनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक काम करिए, कैसे इसको गैस के रूप में निकाल के उसका उपयोग करेंगे, इसके लिए आप काम करिए। और लगातार अभी काम चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कोल इंडिया में टेक्नोलॉजी, बढ़ते टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आज आप आश्चर्य करेंगे, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी में नहीं, एक चीज़ में और हुआ है। कितने कर्मचारी का वेतन, पहले वेतन कभी मिला कभी नहीं मिला, आज कर्मचारी कहाँ का वेतन मिला ये हमारे चेयरमैन साहब को 10 तारीख को पता चल जाता है कि कहाँ पर कितने कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है या वेतन सबको मिला कि नहीं मिला। ये टेक्नोलॉजी का देन है। एक जगह बैठकर लोग बता सकते हैं कि उसका ग्रेच्युटी, सारे जितने रिटायर्ड हुए उसका ग्रेच्युटी भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, सोशल सिक्योरिटी भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है, और टेक्नोलॉजी के कारण कई समस्या हमारी दूर हुई है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि भारतवर्ष का टेक्नोलॉजी, जो एक कहते हैं डिजिटल इंडिया, आने वाले समय में कोल इंडिया को भी डिजिटाइजेशन करने की बात चल रही है। भारत सरकार भी इसके पीछे लगी हुई है। कोल इंडिया के मजदूर भी इसमें उत्साही हैं। मजदूर भी ये नए नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए हर प्रकार से कमर कसे हुए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे हमको लगता है कि कोल इंडिया को निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिला, देश को उसका फ़ायदा मिला और मजदूर को भी राहत मिला। टेक्नोलॉजी से तीनों स्टेक होल्डर्स जो है उसको लाभ मिला है, और चौथा स्टेक होल्डर जो व्यापारी है उसको लाभ इसलिए मिला, इसके कारण हम कोयले का कीमत आज भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इसका कीमत बहुत बढ़ जाता और हम नहीं चल पाते। सर, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि लेबर लॉ और कार्य पद्धति में क्या बदलाव आया है। देखिए, कार्य पद्धति में स्वाभाविक है बदलाव आना, क्योंकि बदलाव तो हम घर में जो कर रहे हैं, एक समय था हम चूल्हे पर खाना बनाते थे, चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाई में बड़े बड़े इसमें बनाते थे। आज हम प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर का उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग हम करते क्यों हैं? उपयोग इसलिए करते हैं कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ा और हमारी आवश्यकता भी बढ़ा। पहले हमें समय नहीं था, आज हमारे पास समय है, और समय के कारण हम उसका कम से कम समय में अधिक करने के कारण हम चाहते हैं उस समय का उपयोग दूसरी जगह भी हो, और यही करने के कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं। देश में बदल रही है कार्य पद्धति इसलिए बदल रहा है कि पहले हम ड्रिल रॉड अपना लेकर के खदान के अंदर ड्रिल रॉड लेते थे, ड्रिल रॉड से ड्रिल बिट लगा करके करते थे। आज मशीन आ गया, एक साथ 10 ड्रिल रॉड चलता है, इसलिए हमको करना नहीं पड़ता है, सारा काम मशीन करता है। तो मशीनीकरण भी हो रहा है, और साथ ही साथ जो आने वाले समय में कार्य पद्धति इसलिए बदलना पड़ रहा है कि मशीन यदि आ गया तो पुराने ज़माने जैसा हम नहीं चल पाएंगे। पहले हम एक बार लिखते थे, स्लेट इसलिए रखते थे उसको मिटा सकें, अब हम कंप्यूटर पर लिखते हैं, लैपटॉप पर लिखते हैं, क्योंकि उसको मिटा सकते हैं। लेकिन मिटाने में दोनों में अंतर ये है, आज पेपर बचाने का काम हम करते हैं। आज देखिए सारा का सारा डिजिटाइजेशन कोल इंडिया में हो गया। कोल इंडिया का पेमेंट कंप्लीट डिजिटल बनता है। कोल इंडिया का कंप्लीट वर्क आज डिजिटल होने जा रहा है। मैनेजर बैठकर देख सकता है कि कौन आदमी कहाँ है, कौन आदमी क्या कर रहा है। खदान में ऊपर बैठा हुआ आदमी ये देख सकता है कि ट्रक हमारी कहाँ से कोयला लोड लिया, कहाँ जा रहा है।
परिस्थिति बदल रहा है। इसको यदि एक जगह से बैठ के हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो 10-10 किलोमीटर में फैला हुआ काम एक आदमी उसके लिए ने उसके लिए हजारों आदमी लगेंगे। तो आदमी कम हुआ, इसलिए हम लोगों ने नए नियम को माना, कार्य पद्धति अपनी बदली और नए कानून बने। कानून में परिवर्तन ये आया कि पहला जो कानून था कि महिला खदान नहीं जाएगी, लेकिन आवश्यकता महसूस हुई, महिला को खदान ले जाने के लिए कानून बना। ILO में रिकमेंडेशन हुआ, उसके आधार पर कानून बना और आज महिलाएं खदान में जा रही हैं काम करने के लिए। पहले था कि इस उम्र के बच्चे ही जाएंगे, आज उस एज को भी कम किया गया है, क्योंकि आज समय बदल रहा है। कानून में कई प्रकार के बदलाव किए गए। पहले कानून था कि ग्रेच्युटी देंगे, हम किस आधार पर देंगे, उसमें भी बदलाव किया। हमारा कार्य करने की क्षमता भी बदल रही है, कार्य पद्धति भी बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी हमको मिल रहा है। इस स्थिति में यदि हम बदलाव नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे और पीछे रहने में देश हमारा पीछे रहेगा। इसीलिए अभी वर्तमान में कोल इंडिया ने अपने कई कानून को बदला। भारत सरकार ने भी 48 कानून को मिला के 4 कोड में कर दिया और 4 कोड के कारण कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन आपस में चर्चा करके उसे और सुधारने का काम भारत सरकार कर रहा है। इसलिए उनका ये सराहनीय कदम, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे और आने वाले समय में हम अपनी कार्य पद्धति बदलने के लिए तैयार हैं। सरकार भी अपनी मनोदशा बदल चुकी है। निश्चित रूप से कोल इंडिया को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। सर, आप श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इन सारी बातों को लेकर? देखिए, एक श्रमिक होने के नाते हम उन्हें संदेश क्या दे सकेंगे, लेकिन एक आग्रह जरूर इस माध्यम से करना चाहेंगे। आने वाला समय देश के लिए भी और हमारे लिए, मजदूर के लिए भी बहुत परिवर्तनशील है। एक समय था अस्थायी मजदूर से काम चलता था, फिर बाद में समय आया स्थायी मजदूर आने लगे, लेकिन आज स्थायी फिर अस्थायी में बदलना शुरू किया है। आज गीगा वर्कर हमारे पास सबसे ज़्यादा है। गीगा वर्कर मतलब आप समझते हैं, आपके घर में बैठे हुए आप पिज़्ज़ा बुलाते हैं, वो जो आपको दे जाता है उसका कोई नौकरी नहीं है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। और आज सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में यदि लोग उसमें लगे हुए हैं, आप यदि आंकड़ा कहेंगे इतना ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, स्थायी और अस्थायी कर्मचारी दोनों को पार कर चुका है। लेकिन उसके विषय में भी अभी भारत सरकार सोच रही है कि उसको भी सोशल सिक्योरिटी के रूप में हम करें। वैसे ही कोल इंडिया में भी आने वाले समय में समय इतना परिवर्तित हो रहा है, हमारे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इस सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देश का नागरिक होने के नाते हम सिर्फ ये ना सोचें कि हम नौकरी करने आए हैं, हम ये सोच के चलें देश का सिपाही होने के नाते देश के लिए हमारा जो दायित्व है उसका भी निर्वहन करें। हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहेंगे, सिर्फ अधिकार नहीं, अधिकार तभी एक को मिलता है जब दूसरा कर्तव्य करता है। बच्चा रोता है, ये उसका कर्तव्य है। माँ यदि उसको दूध नहीं पिलाए तो उसका अधिकार कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम जब अधिकार की बात करते हैं तो हमें कर्तव्य की भी बात करना होगा। हम अपना कर्तव्य करेंगे, हमारा अधिकार सुनिश्चित होगा। सिर्फ इतना ही संदेश के रूप में या आग्रह के रूप में कि कोल इंडिया में काम करने वाले सारे अधिकारी और कर्मचारी के रूप में ही हैं। हम सभी वेतनभोगी हैं। वेतनभोगी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है और देश के प्रति जिम्मेदार होने के नाते हम अपना काम सुनिश्चित करेंगे, सुनियोजित ढंग से करेंगे, जिससे देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर देश को उच्चतम शिखर पर ले जाएंगे। इतना ही कहना आज के लिए सफिशिएंट हो। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम और एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।